Hello everyone and welcome to the class. How you all? I hope you all good. तो आज आपको बहुत अच्छी अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ जो कि अनअकैडमी की तरफ से है। तो अभी आप इसको वीडियो को आगे निकालें उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इट्स अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट 2021। तो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, और स्कॉलरशिप टेस्ट से तो आपको पता ही है स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको, और इसके साथ साथ आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। टेस्ट 18 को होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ पे नहीं करना है आपको इसके लिए। 11 बजे होगा, अनअकैडमी की ऐप पर होगा। और ऐप कैसे करनी है, आपको डाउनलोड करना ऐप, जुडिशरी गोल सेलेक्ट करना, वहाँ पर गोल पूछते हैं जब आप ऐप डाउनलोड कर लो। तो जुडिशरी गोल सेलेक्ट करना, और गोल सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर देना। ठीक है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको नीचे टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा मेरा, वहाँ पर भी लिंक शेयर्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इसका भी लिंक आपको साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग रजिस्टर करा लीजिएगा खुद को। कोड लगाना मत भूलना, आप जानते हो मैं इतने दिनों से आपको बता रही हूँ, मेरा 6 अक्षर का नाम याद रखना, 6 अक्षर का है बच्चे, सिर्फ 6 अक्षर। ये देखो ARCHNA, इसमें और कुछ नहीं आपको ऐड करना, सारी स्लाइड्स पे आपको ये नाम मिल जाएगा, अर्चना, ये आपको ऐड करना है और आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। कुछ नहीं करना, नॉट इवन ए सिंगल पेनी आपको खर्च करना है, बस अपनी मेहनत खर्च करनी है। और मेहनत को भी आपकी हेल्प करने के लिए ये स्कॉलरशिप सीरीज़ चलने वाली है जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट होगी, और अलग अलग एडुकेटर्स हैं आपको पढ़ाएंगे ताकि तैयारी कराएंगे, आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे इस स्कॉलरशिप टेस्ट की। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, आपकी क्वेरी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, IPC, CPC, CRPC, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है, फिर उसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, TP, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, तैयार कर लीजिएगा एकदम। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, मैं चैट ग्रुप भी शेयर कर दिया नीचे अपना, मैंने टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका भी लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो, मुझे बताइए, आई विल सोल्व। ठीक है, आप पर इस चीज़ को आप अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी, मतलब अनदर लेवल, बहुत अच्छी आपको जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो और भी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई और लॉ एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो भी इसको अटैम्प्ट करिएगा। एटलीस्ट यू विल हैव एन एक्सपीरियंस कि लाइव आप बैठ के टेस्ट दे रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस, वो आपके दिमाग में थोड़ा बर्डन एंड ऑल, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में, है ना। तो ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और कैसे क्रैक करना है आपको वो तो आपको पता ही है, आपने बस पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, और कोड लगाना है ARCHNA, इसको अनलॉक करने के लिए, टेस्ट को अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे नीचे टेलीग्राम पर सर्च करके, टेलीग्राम पर मुझे एक्सेस करके मेरे से पूछ लीजिएगा। और अगर अभी भी आप सोच रहे हो ना कि अनअकैडमी के लिए प्लान के लिए, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। अभी भी ऑफ़र है, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीना फ्री है, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीना, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीना फ्री है। और ये ऑफ़र 8 जुलाई तक है। ठीक है, 8 जुलाई के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जुडिशरी बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जुडिशरी बैच भी स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। तो कोड आपका वही है, ARCHNA आपको लगाना है। फिर उसके बाद देख लो भाई, कोड लगाने के लिए ये मॉक टेस्ट होते ही हैं, अगर आप चाहो तो इन मॉक टेस्ट को भी लगा लो, इसको भी अनलॉक उसी कोड से कर सकते हो, ARCHNA। ठीक है, अब इस कोड को भी आप लगा सकते हो और इन टेस्ट को भी दीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एक्चुअल जो टेस्ट होगा ना 18 को, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो भाई ये देखो, ये प्लान है, और मेरा कोड लगाने के बाद आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा। 12 महीने के लिए 31,625 पड़ते हैं आपको, लेकिन 10% इसके ऊपर फिर और जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। तो इतने बेनिफिट हैं अनअकैडमी से जुड़ने के लिए। और कोड लगाना बहुत सिंपल, बहुत सरल है। आप बस अपने मोबाइल को खोलना, वहाँ गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, बस यहाँ पर जो भी आपको 3 महीने, 12 महीने, 6 महीने का चाहिए हो, उस पर सेलेक्ट करना, और यहाँ कोड आपसे पूछेगा जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, और बस वहाँ पे अर्चना लिख देना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन ले लेना।
और हम अपना पढ़ते हैं आज ऑर्डर 13 प्रोडक्शन वाला, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला, इम्पाउंडिंग वाला, रिटर्न वाला अपना जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट करते हैं हम आज। चलिए शुरू करते हैं। चलो ऑर्डर 13 पढ़ते हैं। भाई जनरली मैं आप लोगों को बोलती नहीं हूँ ऐसा, बट आज मैं बोलने पे मजबूर हूँ। थोड़ा सा बोरिंग है ये, ठीक है भाई। मैं जनरली बोलती नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे लगता है हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, और जितने भी रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सब मुझे तो बहुत मज़ेदार लगे। लेकिन भाई ये ऑर्डर 13 थोड़ा सा बोरिंग है, बट बियर कर लेना, क्या करें, अब सिलेबस में है। तो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये बात करता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, कोर्ट में लेके जाना है। इम्पाउंडिंग का क्या मतलब हुआ? इम्पाउंडिंग का मतलब होता है कॉन्फिस्केशन करना। तो अगर कोर्ट चाहे तो इन डॉक्यूमेंट को वो कॉन्फिस्केट भी कर सकती है, मतलब एक तरीके से फोरफीचर भी कर सकती है, और चाहे तो उनको रिटर्न भी कर सकती है, चाहे कर सकती है, राइट है। वो सब बातें हमें ऑर्डर 13 बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर एंड स्कोप देखते हैं। तो प्लेंटिफ जो होता है कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? प्लेंट के साथ में वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वो डिफेंडेंट को सू कर रहा है। हमें अच्छे से पता है जब प्लेंट लेके जाएगा, अटैच करके लेके जाएगा अपने उसके साथ में, प्लेंट के साथ में, कि ये मामला है। मैंने आपको प्लेंट पढ़ाते हुए बताया था कि अगर सेल के रिगार्डिंग कुछ है तो वो सेल डीड को तो पूरी की पूरी प्लेंट में नहीं लिखेगा ना, तो उसके साथ अटैच करके लेके जाएगा। तो उसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी जो है सपोर्ट में जो अपने लाने वाला है वो भी उसको सबमिट करने पड़ते हैं। फिर जब एक डिफेंडेंट के पास समन जाता है कि देखो आपके खिलाफ जो इस तरीके से केस आया है, तो उसमें समन में उसको मेंशन करना है कि अगर आप चाहते हो अपने आप को बचाना, या फिर हम, अगर मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि मतलब ऐसा, उसमें रिटन स्टेटमेंट में ये जाता है कि जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पोजेशन में या पावर में है, जो आप चाहते हो, मतलब जिनके ऊपर आप रिटन स्टेटमेंट लेके आना चाहते हो, वो आप साथ में लेके आओ। सिंपल। अगर प्लेंट में जब हमने प्लेंटिफ को कहा कि तुमने लेके आना है, तो रिटन स्टेटमेंट में अगर तुम कोई बात कहने जा रहे हो तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो साथ में अटैच करके लाना। सिंपल, ये रूल सिंपल है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में रूल 1 हमें बताता है। तो ऑर्डर 1 रूल 13 हमें क्या कहता है? कहता है पार्टीज या उनके प्लूडर को डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। कब प्रोड्यूस करने होते हैं? ये ध्यान से सुनना। कब प्रोड्यूस करने होते हैं? या तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के टाइम पर, या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट से पहले। सेटलमेंट डिस्प्यूट के टाइम पर या डिस्प्यूट सेटलमेंट से बाद में, ठीक है। बिफोर या फिर एट और बिफोर दोनों मामले आएंगे। डॉक्यूमेंट एट जब डिस्प्यूट सेटल हो रहा है तब, या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट होने से पहले, कभी भी, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस इसमें आ गई हैं। तो कब लेके आना है? या तो जिस टाइम पर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है तब डॉक्यूमेंट्स, या फिर उससे पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है फेयर ट्रायल हो, केसेस का फेयर ट्रायल हो, और दोनों पार्टीज, मतलब जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, उस केस में ना तो कोई फोर्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सके, ना कोई मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, मतलब अपने तरीके से, मतलब बना लो। सोचो ना, एक एग्जांपल सोचते हैं। सोचो, आप एक बात समझो। प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट लेके आया और उसने कहा कि मैं इस मामले को जो लेके आया हूँ वो इन डॉक्यूमेंट्स के भरोसे लेके आया हूँ। अगर ऐसा होता है तो, और हमने कहा ठीक है, रिटन स्टेटमेंट वो लेके आया डिफेंडेंट, तो वो भी कहता है मैं इस मामले को ये सपोर्ट करते हुए लेके आया। चलो मान लिया, आप दोनों की बात मान ली, ये ही रूल है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन अब सोचो आप, अभी हमने जो है ट्रायल करना स्टार्ट कर दिया, अभी सूट प्रोसीडिंग हो रही है। प्रोसीडिंग के दौरान एक बात प्लेंटिफ कुछ ऐसा कहता है जो कि उसको लगता है डिफेंडेंट को उसके अगेंस्ट जा रही है। अब वो यहाँ पर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने जाने वाला है जो कि वो पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। समझिए बात को कि वो डॉक्यूमेंट अब प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो उसने अपने रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की, लेकिन प्लेंटिफ ने कोई ऐसी बात कह दी जो उसके अगेंस्ट जा रही है, और उस बात को अपने फेवर में मोड़ने के लिए वो कोई जाली जो है, देखो एग्जाम्पल देखो आप, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? फोर्जरी जो है वो करता है, कोई जाली डॉक्यूमेंट बना के ले आता है
है, कोई भी कुछ भी करके ला सकता है भाई, अपने आप अपने केस को अपने में मोड़ने के लिए, अपने टर्न पे लेके आने के लिए। जब आपस में आर्गूमेंट चल रहे हो तो बना के ले आओ कि अच्छा ये वाला ये व्यक्ति ये बोल रहा है तो लो ये सपोर्ट में डॉक्यूमेंट आता है मेरी बात के। तो यहाँ पर ये बात इसीलिए कही गई कि पहले ही लेकर के आइए, ये ऑब्जेक्ट इसका यही है प्रोड्यूस करने का एट द टाइम ऑफ प्लेंट, एट द टाइम ऑफ रिटन स्टेटमेंट, कि भाई बाद में व्यक्ति के पास टाइम ना हो टेलर करने का, बनाने का कोई एविडेंस, ठीक है। बिफोर द कोर्ट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, परसोत्तम वर्सेस लाल मनोहर के केस में, मोहर के केस में सॉरी, यही बात की गई। परसोत्तम लाल मोहर के केस में यही बात की गई। इसका मतलब ये हुआ प्लेंटिफ को प्रोड्यूस करने होते हैं डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर वो अपना क्लेम लेके आता है, ठीक है। प्लेंटिफ को अपना क्लेम जिसके ऊपर लेके आए, जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर वो क्लेम जो है प्रूफ करने पड़ते हैं, वो लेकर के आने पड़ते हैं, वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ऑर्डर 7 रूल 14 के अकॉर्डिंग जो समन होते हैं, जो समन दिए जाते हैं डिफेंडेंट को, उनमें भी कहा जाता है कि डिफेंडेंट को प्रोड्यूस करने हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर वो रिलाई करने वाला है। ऑर्डर 5 रूल 7। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो। तो रूल 1 जो लैंग्वेज है बेरेट की, उसको भी समझ लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, ये हमने अभी बताया आपको। जो पार्टीज़ हैं या उनके प्लीडर को जब सेटलमेंट हो रही है इशू, उस टाइम पर या उससे पहले प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स को, जिन डॉक्यूमेंट के बेस पे वो अपनी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो ओरिजिनल में होंगे, हमेशा ध्यान रखना वो ओरिजिनल में होंगे। वेयर द कॉपीज देयर ऑफ हैव बीन फाइल्ड अलोंग विद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, कॉपी तो लगा के आ गए प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के सामने के साथ में, लेकिन अब क्या करना है, अब उन्हें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कोर्ट में ओरिजिनल में। इसका रूल 1 का सब रूल 2 ये कहता है कि कोर्ट जो होंगे, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, पार्टियों ने दिए हैं, मतलब हमारे वादी और प्रतिवादी ने दिए हैं, पार्टीज़ ने दिए हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट को वो रिसीव करने होंगे। प्रोवाइज़ो क्या कहता है, प्रोवाइज़ो ये कहता है कि उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक्यूरेट लिस्ट लगी हुई हो डॉक्यूमेंट्स की कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और कैसे प्रिपेयर होंगे, उस फॉर्म में जैसे कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है। फिर सब रूल 3 कहता है कि जो सब रूल 1 में हम पढ़ के आए हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने कहा कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, लेकिन वो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कह रहे। कौन से डॉक्यूमेंट, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में ऑफ द अदर पार्टी आपने जो है प्रोड्यूस करे हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट जो कि एक विटनेस को उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कहे गए हैं। और ये आपके प्री जो एग्ज़ाम है उसका एक क्वेश्चन बना देता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो नहीं हम आपसे मांग रहे, और वो भी नहीं मांग रहे जो रिफ़्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए विटनेस की उसको हैंडओवर किए गए थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्शन है और प्री का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है पिनलाइज करना नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका पिनलाइज नहीं करना है, बल्कि क्या है, बाद में आने वाले प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कि जो वो इनजस्टिस ना क्रिएट करें उनको रोकना है। ये जो पावर है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि वो अलाउ करें या फिर ना करें बाद में प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट को। केस लो देखते हैं, ललिता जे राय वर्सेस आई थप्पा राय 1995 का केस। यहाँ पर ये कहा गया, इस केस में कहा गया कि जब डॉक्यूमेंट जो थे वो पार्टी के पोजेशन में नहीं थे और वो डॉक्यूमेंट जो थे वो रेवेन्यू अथॉरिटी के बाद में जो है उनके सर्टिफिकेशन के बाद में जो है वो तब प्रोड्यूस किए गए, तो इस बिना पर इसको जो रिफ्यूज़ल किया गया ऑफ प्रोडक्शन, इसको अनजस्टिफाइड माना गया। यानी कि सिंपल बात है, जब डॉक्यूमेंट जो थे वो किसके पोजेशन में थे, पार्टी के पोजेशन में नहीं थे। पोजेशन में किसके पास में थे, पार्टी के पोजेशन में नहीं थे, समझिएगा। वेयर द डॉक्यूमेंट्स वर नॉट इन पोजेशन ऑफ पार्टी, और वो प्रोड्यूस कब किए गए, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटी। तो जो रिफ्यूज़ल किया गया ऑफ प्रोडक्शन का उसको उन्होंने अनजस्टिफाइड मान लिया।
फिर आया बिल्ला जगन मोहन वर्सेस बिल्ला संजीवा 1994 का केस। यहाँ पर कोर्ट ने कहा गया, क्या कहा कि कोर्ट के पास पावर है किसी भी डॉक्यूमेंट को लेटर स्टेज पर भी रिसीव करने की, अगर उन्हें लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स की जेन्यूननेस है, मतलब ये डॉक्यूमेंट जेन्यून है, ये बियॉन्ड डाउट है। बियॉन्ड डाउट का क्या मतलब होता है, मतलब संदेह से परे है, ये प्रूव्ड है बात, ठीक है। तो और रेलिवेंट है या मटेरियल है रियल इशू को डिसाइड करने के लिए, तो कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट को बाद में अगर लेटर स्टेज पर भी आते हैं तो भी वो क्या कर सकती हैं, तो भी उसको जो है ले सकती हैं। अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा था कि कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है लेटर स्टेज पे उसको जो है लेना डॉक्यूमेंट को या फिर नहीं लेना, तो यही बात इस केस में भी कही गई। अब केस लो में हमने पढ़ लिए 2 केस लो। अब आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कहते हैं नो डॉक्यूमेंट्स वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच आर अबव सस्पिशन शुड बी एक्सक्लूडेड इफ दे आर नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो कोर्ट की कहते हैं, कोर्ट को लगता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे कोर्ट को ये महसूस होता है, ये लगता है, कोर्ट अपने विवेक से ये जानते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये जो डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस की डिसाइड करने के लिए, तो वो बाद में भी उसको अलाउ कर सकते हैं। डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है, लेकिन वो जुडिशली एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हर केस के अलग अलग होते हैं, उसको ध्यान रख के करने चाहिए, क्योंकि जब आप जज बन जाओगे ना बच्चे, तब आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी होगी। इसके अलावा जो रूल है वो लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करना है, ताकि जो है जस्टिस हो सके, न्याय हो सके, स्ट्रिक्टली नहीं, लिबरली। फिर आता है बब्बर स्विंग मशीन कॉरपोरेशन वर्सेस त्रिलोकीनाथ महाजन 1978 का केस। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया, मतलब कहा कि जो पावर है डिसमिसल करने की, क्या डिसमिसल करने की, सूट को डिसमिस करने की या स्ट्राइक आउट करने की डिफेंस को, जो कि ऑर्डर 11 रूल 20 में दी गई है, वो एक्सरसाइज करी जानी चाहिए। कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जो है वो फेल हो जाती है हियरिंग को अटेंड करने में, या फिर गिल्टी होती है प्रोलोंग या इनऑर्डिनेट एंड इनएक्सक्यूजेबल डिले, ठीक है, जो कि सब्सटेंशियल और सीरियस प्रेजुडाइज कर सकती है अपोजिट पार्टी को, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करेगी। अगर आप देरी से आओगे तो वो देरी जो है दूसरी पार्टी जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी। तो उस केस में जो पावर है ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट या स्ट्राइकिंग आउट ऑफ डिफेंस है, उसको यूज़ किया जा सकता है। द रूल मस्ट बी वर्क विद कॉशन एंड मे बी मेड यूज़ ऑफ ए लास्ट रिजोर्ट। तो अगर किसी के सूट को हम डिसमिस कर रहे हैं, स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, ये मैंने आपको केस तब भी पढ़ाया था जब हमने ऑर्डर 11 पढ़ा था, ठीक है। तो किसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो विद कॉशन करना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली करना चाहिए, और लास्ट रिजोर्ट मतलब जब कोई और मौका ना हो तभी करना चाहिए, कोई और चारा ना हो, कोई और ऑप्शन ना हो। अब आता है एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिया गया है, रूल 4 में दिया गया है, ठीक है। तो रूल 4 एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, कहता है कि हम एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करेंगे किस तौर पे, जैसे कि एविडेंस इन द सूट हो, और लेकिन कब, जब इसमें ये वाले पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे। नंबर क्या है सूट का, टाइटल क्या है, जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम क्या है, जिस डेट पे प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, स्टेटमेंट लिखना होगा इट इज़ बीइंग एडमिटेड ऐसा, और फिर एंडोर्समेंट, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना एंडोर्स डॉक्यूमेंट, उनको जज के द्वारा साइन किए जाना होगा। मतलब पहले एंडोर्स किए जाएँ डॉक्यूमेंट्स को, फिर उनको एंडोर्समेंट के बाद जज साहब के भी साइन हो। जब ये एडमिशन की बात कर रहे हैं, इसी एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 4 बातें और ध्यान रखनी है। ये तो हमने समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर्स करने हैं, लेकिन इन 4 बातों को और ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, कोई एंट्री है जो कि लेटर बुक में या फिर शॉप बुक में रखी हुई है, या फिर किसी और अकाउंट में रखी हो जो करंटली व्यक्ति यूज़ कर रहा हो। एक एंट्री बनाई है पब्लिक रिकॉर्ड में, जो कि कहाँ पर है, पब्लिक ऑफिस में है या फिर पब्लिक ऑफिसर के द्वारा है। एक एंट्री बनी है बुक या फिर अकाउंट में, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि अकाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि किसी और व्यक्ति ने बनाई है कोई एंट्री। समझिएगा, जैसे मेरे को आदत है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे को आदत है एक एक चीज़ लिखने की। तो अगर मेरे घर में किसी को ज़रूरत पड़ती है कि भाई आज हमने कितना खर्चा किया या हमने महीने में कितना खर्चा किया, तो वो व्यक्ति मेरी जो है डायरी से ये नोट कर सकता है। तो वो वाली बात इन्होंने कही, एन एंट्री इन ए बुक और डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू ए पर्सन अदर देन ए पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बुक और अकाउंट इज प्रोड्यूस्ड।
ठीक है, प्रोड्यूस कोई और कर रहा है लेकिन बनाई एंट्री किसी और व्यक्ति ने हुई है। ये अंडर सच सर्कमस्टांसिस द पर्सन कैन प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इन केसेस में देखो, इन केसेस में डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रोड्यूस की जा सकती है प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद, कंपैरिजन करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद में। कौन सा सर्टिफिकेशन? ये ऑर्डर हमारा 7th के रूल 17 में सर्टिफिकेशन लेने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद, प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद उसकी कॉपी प्रोड्यूस की जा सकती है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिट होंगे एविडेंस में, वो रिकॉर्ड ऑफ सूट की तरह काम करेंगे। रूल 7 में हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ सूट की तरह काम करेंगे। अब आता है रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या कोर्ट कभी रिटर्न कर सकती है डॉक्यूमेंट्स? यस। जिन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट एडमिट नहीं करती एविडेंस में, मैंने आपको बताया कि रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर एडमिशन हुआ देन वेल एंड गुड, नहीं करती कोर्ट तो रिटर्न कर देती है, सिंपल। तो जो डॉक्यूमेंट एडमिट नहीं होते एविडेंस में, कोर्ट उनको पर्सन को जो प्रोड्यूस कर रहे रिटर्न करते हैं। तो कोर्ट जो होती है रिटर्न किन किन ग्राउंड्स पे करती हैं? पहला ग्राउंड ये है कि जब सूट इस तरीके का है जिसमें अपील ही अलाउ नहीं है, ठीक है, सूट डिस्पोज ऑफ हो गया और उसमें अपील अलाउड नहीं है, तो कोर्ट क्या करेंगी? कोर्ट फिर डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एविडेंस के तौर पर उनको रिटर्न कर देंगी। सूट ऐसा है जहाँ पर अपील अलाउ है, लेकिन कोर्ट को इस बात से बिल्कुल संतुष्टि है, सेटिस्फाइड है, कोर्ट को पक्का यकीन है कि अपील करने का टाइम जो है वो चला गया है और अपील को प्रेफर नहीं किया गया, अपील को नहीं बनाया गया, या फिर अपील जो है डिस्पोज हो गई है। 2 मामले हुए। पहला मामला क्या? अपील अलाउ ही नहीं थी सूट में, तो रिटर्न कर देंगे डॉक्यूमेंट। दूसरे मामला क्या? अपील अलाउड तो है, टाइम निकल गया, अपील की नहीं। अपील अलाउड है, अपील की, अपील डिस्पोज ऑफ होगी, तो उस केस में भी रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। अब जब सूट की पेंडेंसी होती है तो जो पार्टी है वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकती है अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो अगर सूट की पेंडेंसी है तो पार्टी जो है वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकती है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। हाँ, तो ये आता है भाई, अगर पेंडेंसी अभी सूट की है तो जो पार्टी है वो डॉक्यूमेंट्स इन कंडीशंस में रिसीव कर सकती है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के को जो है पार्टी जो है वो सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम ए प्रॉपर ऑफिसर सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब कि कह रहा है कि भाई ओरिजिनल तो नहीं हो सकता, लेकिन आप सर्टिफाइड कॉपी को रख लीजिए, प्रॉपर ऑफिसर लेकर के दे देता है। या फिर अंडरटेकिंग साइन करता है कि भाई ओरिजिनल कॉपी जो है वो आप जब कहोगे मैं आपको प्रोड्यूस कर दूंगा, तो वो रिसीव कर सकता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से वापस ले सकता है। जब डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा है जो कि एडमिशन हो गया जिसका एविडेंस के तौर पे, तो वो रिटर्न एक रिसीप्ट दी जाएगी उस पर्सन को जो कि रिसीव कर रहा है कि भाई हमने आपको ये रिटर्न कर दिया है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब कोर्ट क्या कभी रिजेक्शन करेगी डॉक्यूमेंट? हाँ जी, बिल्कुल रिजेक्शन भी कर सकती है। तो रूल 3 जो है वो डिस्क्रिशन पावर देता है कोर्ट को कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अगर उन्हें लगता है कि ये इनएडमिसिबल है या इररिलेवेंट है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे काम की नहीं तो लेके जाओ। कोर्ट जब रिजेक्ट करती है डॉक्यूमेंट को, ये रिजेक्शन के मायने भी ज़रूर बताती है कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। फिर आता है इम्पाउंडिंग। तो इम्पाउंडिंग का मतलब कॉन्फिस्केशन करके रख लेना, जब्त कर लेना। तो कोर्ट जो है वो इम्पाउंड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट जब कोर्ट को लगे कि भाई हमारे पास प्रॉपर रीज़न है इस डॉक्यूमेंट को कॉन्फिस्केशन करने के, बुक कर कॉन्फिस्केट करने का, या फिर एग्जिबिट करना, प्रोड्यूस्ड बिफोर इट इन एनी सूट टू बी इम्पाउंडेड एंड केप्ट इन द कस्टडी। कहाँ रखी जाती है? एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में इतने टाइम पीरियड के लिए, इसी कंडीशंस पे जो कोर्ट को उचित लगे। रूल 7 जो है वो रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, और अभी हम पढ़ेंगे रूल 8 बात करता है डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। तो ये कोर्ट के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं अगर फोर्जरी हो या एप्रीहेंशन हो कि डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर ऑल्टर किया जा सकता है, तो कोर्ट उसको रख लेंगे अपने पास, कॉन्फिस्केट करके रख लेंगे। तो अब देखो हम बेयर एक्ट से फटाफट पढ़ लेते हैं। आई होप क्लियर होगा। बोरिंग तो था बट मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दूं, तो देखो शायद आपको समझ आया हो। तो रूल 3 क्या कहता है? रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आप बोलोगे रूल 1 रूल 2 कहाँ है? रूल 2 भाई ओमिट हो चुका है, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट, तो जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी इररिलेवेंट या फिर इनएडमिसिबल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया है
तो किसी भी स्टेज का मतलब को जो हमारा केस कहीं पर भी हो, अभी शुरुआत हुआ हो, मिडिल में हो, जजमेंट आने वाला हो, किसी भी स्टेज पे हो, कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उसे रीज़न, मैंने अभी आपको बताया, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस। लेकिन जिनको हमने एडमिशन किया, मतलब जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने एडमिट किया है उनके ऊपर एंडोर्समेंट करना होगा। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट होते हैं उसमें ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए, और स्टेटमेंट होगा इसके ऊपर कि भाई एडमिट हुआ है, एंडोर्समेंट होगा, साइन करेंगे, और फिर जज के भी साइन होंगे। और जो ये भी मैंने आपको बता दिया, जो कोई डॉक्यूमेंट होगा जो कि एंट्री इन बुक हो या अकाउंट और रिकॉर्ड हो, कॉपी देयर ऑफ हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड फॉर ओरिजिनल अंडर द नेक्स्ट फॉलोइंग रूल, द पर्टिकुलर फोर्सेज शैल बी एंडोर्स ऑन द कॉपी। और कॉपी अगर लेनी होगी ना किसी व्यक्ति को, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई बुक ऑफ अकाउंट है या किसी तीसरे व्यक्ति की कोई कॉपी है, उसको प्रोड्यूस करना है तो कॉपी लेके आ सकते हैं, लेकिन कॉपी में भी फिर यही पर्टिकुलर्स आने ज़रूरी हैं। तो रूल 5 यही बात करता है, एंडोर्समेंट ऑन कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स अकाउंट एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको बताया कि भाई अगर कोई सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय, अगर मतलब बैंकर्स बुक्स एंड एविडेंस एक्ट में कोई और बात कही हुई तो बात अलग है, उसके अकॉर्डिंग चल लेना। लेकिन अगर नहीं कही गई है तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा जिसको एविडेंस के तौर पे लेके आया जा रहा है एक सूट में, तो ये क्या होगा, इन द सूट इज एन एंट्री इन ए लेटर बुक और ए शो बुक or other account in current use. The party on whose behalf the book or account is produced may furnish a copy of the entry. ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, बस वही लिखा हुआ है। जब ये डॉक्यूमेंट, ये एंट्री जो है पब्लिक रिकॉर्ड है, प्रोड्यूस फ्रॉम ए पब्लिक ऑफिसर और बाय पब्लिक ऑफिसर, और एन एंट्री इन ए बुक और अकाउंट बिलोंगिंग टू पर्सन अदर देन द पार्टी। मैंने बताया अगर मेरे से कोई लेके जाता है तो उस केस में भी कॉपी जो है दी जा सकती है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं सारी की सारी। फिर रूल 6 कहता है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड एंड इनएडमिसिबल इन एविडेंस। जब एक डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर कहा जाता है कि भाई उसको रिलाई कैसे किया जाता है कि भाई ये एविडेंस है दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी के द्वारा, और पार्टी कोर्ट जो है उसको कंसीडर कर लेती है इनएडमिसिबल। कोई व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया एविडेंस के तौर पे, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने इनएडमिसिबल मान लिया, तो कोर्ट जो होगी देयर शेल बी एंडोर्स देयर ऑन द पर्टिकुलर्स मेंशन इन क्लोज ए बी सी ऑफ रूल 4 सब रूल 1 टुगेदर विद अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बीन रिजेक्टेड, और एक एंडोर्समेंट शैल बी साइंड और इंस्टॉल्ड बाय द जज। ठीक है, अगर आप रिटर्न कर रहे हो, एडमिट नहीं कर रहे हो, तब भी आपने ये सब करके देना है। रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट, तो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि एडमिट किया गया है एविडेंस में, ठीक है, या फिर एक कॉपी है जहाँ पर कॉपी प्रोड्यूस करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, अभी हम पढ़ के आए रूल 5 में, बैंकर्स बुक हो, तीसरे व्यक्ति की हो, या पब्लिक रिकॉर्ड में कोई कॉपी हो, तो कोई भी इस तरीके की बात हो, शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। क्या होगा वो, कैसे इस्तेमाल होगा वो डॉक्यूमेंट, जैसे कि वो रिकॉर्ड हो सूट का। रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, तो इसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे हम, कैसे, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, जो हमने जो है एक्सेप्ट किया डॉक्यूमेंट उसको हमने सूट का रिकॉर्ड मान लिया। और जिन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट नहीं किया एविडेंस में, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस पर्सन को जिसने कि प्रोड्यूस किया था डॉक्यूमेंट। हाँ, तो अब रूल 8 पे आते हैं। रूल 8 कहता है कि जो कुछ भी हमने रूल 5 और रूल 7 में किया पढ़ा है, उसके बावजूद, और जो कि ऑर्डर 7 के रूल 17 में लिखा हुआ है, उनके बावजूद कोर्ट जो है अगर उन्हें सफिशिएंट रीज़न लगता है तो वो डॉक्यूमेंट को या फिर जो बुक प्रोड्यूस की गई है उसको इम्पाउंड कर सकते हैं और अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, उन ऑफिसर को दे सकते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए जितना उन्हें उचित लगे। ये मैंने अभी आपको बताई है बात। आता है रूल 9 जो कहता है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। देखो, हमने अभी आपको बताया था जो डॉक्यूमेंट एडमिट नहीं हुए उनको तो रिटर्न कर देंगे, और जो एडमिट हो गए उनका रिटर्न कैसे होगा। कोई भी व्यक्ति जो कि पार्टी टू द सूट है या फिर नहीं, दोनों की उन्होंने बात करी, चाहे वो पार्टी टू सूट है या फिर नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था सूट में और वो रिकॉर्ड में भी चला गया, कोर्ट की रिकॉर्ड में भी चला गया, वो उन्हें वापस मिल जाए। अगर वापस मिल जाए तो वो कर सकते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट को
क्या किया गया है, इम्पाउंड कर लिया गया है रूल 2 में, कॉन्फिस्केशन कर लिया गया है उसका, तो फिर तो नहीं उसको आप वापस ले सकते। लेकिन आप वापस किस केस में ले सकते हैं, 2 केसेस में ले सकते हैं, जब भी आप चाहें ले सकते हैं। आप बस ये एक बात ध्यान रखना है कि आपको 2 चीज़ें सेटिस्फाई करनी है। पहली चीज़ क्या है, जब सूट इस तरीके का है कि जहाँ पर अपील अलाउ नहीं थी, ठीक है, सूट इस तरीके का है जहाँ अपील अलाउ नहीं थी, तो उस और सूट डिस्पोज ऑफ हो गया, तो उस केस में कोई भी पार्टी जो है वो सूट की वो डिज़ायरस है, वापस चाहती है डॉक्यूमेंट्स को जो उसने प्रोड्यूस किए थे और वो रिकॉर्ड में चले गए हैं, वो ले सकती है। पहली बात क्या बोला, जब पार्टी है चाहती है वापस लेना तो ले सकती है। किस केस में ले सकती है, जब अपील अलाउ नहीं थी, सूट डिस्पोज ऑफ हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं अपील अलाउड तो है, अभी मैंने आपको बताया था अपील अलाउड तो है, लेकिन अपील प्रेफर ही नहीं करी और टाइम इलैप्स हो गया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि जब अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई, तो इन दोनों केसेस में अगर हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रिटर्न भी मतलब रिटर्न करने के लिए कोई पार्टी चली वापस चाहती है, डिज़ायरस है, तो वो ले सकती है, क्या कर सकती है, ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि एडमिटेड है, सिंपल बात कर रहे हैं, जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है उसको हमने ऐसे लेना है वापस 2 तरीके से। जो इनएडमिसिबल होंगे उनको तो वापस कर दिया जाएगा और जो एडमिटेड होंगे उनको इस तरीके से वापस किया जाएगा। फिर प्रोवाइज़ो क्या कहता है, प्रोवाइज़ो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रिटर्न किया जा सकता है। भाई ये तो 2 टाइम पीरियड उन्होंने बता दिए, इतने टाइम पीरियड के बाद आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन क्या इससे पहले भी आप अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो क्या? हाँ, बोल रहे हैं बिल्कुल ले सकते हो। किस केस में ले सकते हो, अगर जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास आप ओरिजिनल को सब्स्टिट्यूट कर देते हो एक सर्टिफाइड कॉपी से, ठीक है। इन द केस ऑफ ए पार्टी टू द सूट ए सर्टिफाइड कॉपी। और देखो, हाँ, तो इधर देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस टाइम पीरियड से पहले भी ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर क्या करिए, अगर लेना है टाइम पीरियड से पहले ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करवाने हैं, तो आपने क्या करना है, एक प्रॉपर ऑफिसर को डिलीवर करना है ओरिजिनल की कॉपी, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप जो है पार्टी टू द सूट है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा कि कोई भी पार्टी और जो सूट की पार्टी होती है वो भी, और चाहे पार्टी हो ना हो तब भी वो भी व्यक्ति जो है ले सकता हो। लेकिन अगर एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी टू द सूट है और वो रिटर्न करवाना चाहती है इस टाइम पीरियड से पहले, तो उस केस में उसको एक सर्टिफाइड कॉपी लानी पड़ेगी ओरिजिनल को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए। और अगर वो पार्टी टू द सूट नहीं है तो उस केस में ऑर्डर 7 रूल 17 में जो हमने बात की है एग्जामिन, कंपेयर, सर्टिफाइड करने की, उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डिनरी कॉपी आपको ला करके देनी होगी, ठीक है। या इसके अलावा अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप प्रोड्यूस करोगे ओरिजिनल जब भी कोर्ट को चाहिए होगी, ठीक है। ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी अंडरटेकिंग देनी होगी कि जब भी आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी हम प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर प्रोवाइज़ो क्या कहता है, प्रोवाइज़ो कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा जो कि विद बाय फोर्स ऑफ डिक्री हैज़ बिकम होली वॉइड और यूजलेस। तो अगर कोई जो है डॉक्यूमेंट, एक डिक्री आई थी उसके थ्रू उस डॉक्यूमेंट को वॉइड या यूजलेस बना दिया गया, तो उसको फिर आप रिटर्न करने के लिए बोलोगे तो वो रिटर्न नहीं करवाया जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट ही वॉइड है, वो यूजलेस है, तो आप भी उसका लेकर के क्या करोगे, वो तो हमारे लिए एक रिकॉर्ड का काम करे पर आपके काम का तो नहीं, तो दैट इज़ व्हाट, इसको नहीं आपको हम देंगे। अगर कह रहे हैं कि आपने जो है रिटर्न करने के लिए आप बोल रहे हो कि हम जो है हमें रिटर्न कर दीजिए, तो अगर आप ऑन द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस रिसिप्ट शैल बी गिवन बाय द पर्सन रिसीविंग इट, तो उस पर्सन को एक रिसिप्ट देनी होगी कि भाई हमें जो है डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिए हैं। रूल 10 क्या कहता है, रूल 10 कहता है कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर कोर्ट्स। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट पेपर भी सेंड कर सकती है, या तो अपने रिकॉर्ड से या फिर किसी और कोर्ट से ला करके। तो कोर्ट या तो अपने आप या फिर अपने या तो अपने आप अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग, या फिर जो एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन भी कोई भी ऊपर भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो एप्लीकेशन को दे अकॉर्डिंग काम करें या नहीं करें। कोई भी पार्टी एक एप्लीकेशन लेकर के आती है, नंबर 1, नंबर 2 कोर्ट अपने पार क्या कर सकती है, किसी भी रिकॉर्ड्स को
किसी भी रिकॉर्ड्स को, अपने किसी रिकॉर्ड को या किसी और कोर्ट के रिकॉर्ड को जो है क्या कर सकती है, भेज सकती है। कहाँ पर भेज सकती है, भेज सकती है द रिकॉर्ड ऑफ एनी अदर सूट और प्रोसीडिंग एंड इंस्पेक्ट द सेम। ठीक है, send for either from its own records or from any other court the record of any other suit or proceeding and inspect the same। कोर्ट भेज सकती है पेपर्स को अपने रिकॉर्ड्स में, मतलब देख सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। और जो कोई भी एप्लीकेशन बनाई जाएगी इस रूल के अंदर, यहाँ पर हमें देखने हैं, वो एक एफिडेविट के साथ में आएगी। जिस एफिडेविट में लिखा होएगा कि ये जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से सूट के लिए मटेरियल हो, जहाँ पर जिस सूट के लिए आपने एप्लीकेशन बनाई है। और जो एप्लीकेंट होगा वो बिना रीजनेबल डिले के या एक्सपेंस के एक ऑब्टेन कर नहीं सकता एक डली ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड और ऑफ सच पर्सन देयर ऑफ एज द एप्लीकेंट रिक्वायर्स और दैट द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। उसको सारी बातें बतानी होगी कि भाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम चाहते हैं इस रूल में कही गई कोई भी बात, नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल shall be deemed to enable the court to use in evidence any document। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे कोर्ट जो होगी वो नहीं यूज़ करेगी जो कि लॉ ऑफ एविडेंस में इनएडमिसिबल होता है। कोई भी चीज़ अगर लॉ ऑफ एविडेंस में इनएडमिसिबल कही गई है तो यहाँ पर कोर्ट जो होगी उसको एविडेंस के तौर पे जो है एडमिसिबल नहीं करेगी। ठीक है, एविडेंस के तौर पे उसको नहीं लेगी, किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं लेगी जो लॉ ऑफ एविडेंस में इनएडमिसिबल कही गई है। रूल 11 हमें क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, प्रोविजंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी प्रोविज़न पढ़ के आए, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोविज़न जो होंगे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो कि एविडेंस के तौर पे आए हैं उन पर भी एप्लीकेबल होंगे। डॉक्यूमेंट्स पर तो हो ही रहे हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई हो सकते हैं, मे बी अलाउ हो सकते हैं टू ऑल अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, जो कि एविडेंस के तौर पर आते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।